नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर हफ्ते दर हफ्ते हम लोग हर रविवार आपसे मिलते हैं और इस बात पे बातचीत होती है कि अब आगे की दिशा क्या होगी। ये हफ्ता अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज रविवार को हम लोग इस बातचीत को कर रहे हैं और अगले रविवार को हम जब इस समय होंगे उस समय बजट की तस्वीर काफ़ी हद तक क्या स्पष्ट हो चुकी होगी। अब बजट से क्या कुछ निकल के आया है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे दोपहर 2 बजे के आसपास अगले हफ्ते। लेकिन अभी क्या उम्मीदें हैं बजट से लेकर के? क्या बजट के लिए अभी खरीदारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? इतनी चिंता बाजार के अंदर किस बात को लेकर के है? एफआईज क्यों नहीं लौट रहे हैं? इतने सारे सवाल हैं और कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालों को एड्रेस हम कर सकें, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं उनके पास हर सवाल का जवाब है। और तालियों के साथ और स्वागत कीजिए सुनील सुब्रमण्यम साहब का। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सर ये किसकी नज़र लग गई बाजार को? अब मतलब क्या कुछ कहा जाए सर, कहाँ से शुरू करें आज की चर्चा? क्योंकि एक तरफ अमेरिका एक बड़ी चिंता है, ट्रम्प साहब के जो स्टेटमेंट हैं, चाहे वो अब तक हम अपनी ट्रेड डील को लेकर बात कर रहे थे, अब हम यूरोप को लेकर के टेंशन में आ गए हैं। जिस तरीके से पूरा इशू हुआ, डावोस में जा कर के थोड़ी राहत मिली। कैसे देख रहे हैं सर जो कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर? पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा बिगड़ता दिखाई दे रहा है। और मार्केट के लिहाज से कैसे देखें इसे? देखिए, मेरे ख्याल में मार्केट ओवर रिएक्ट कर रही है इन जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के साथ। और ये कारण क्यों बता रहा हूँ कि कुछ भी इन चीज़ों में ऐसी नहीं है कि जो भारतीय की अर्थव्यवस्था को, हमारी फ्यूचर को कोई भी दाग पहुंचा सके। इनफैक्ट यहाँ से पॉजिटिव ही निकलेगी, बिकॉज जितना हद तक यूएस और यूरोप का संबंध ठीक नहीं है, उतना हद तक हमारे लिए नज़दीक भी यूरोप पहुंच सकती है। वो बात है। सेकंड, ध्यान उनका यूरोप, ग्रीनलैंड, उन चीज़ों पे है, तो इंडिया का ट्रेड डील शायद उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जितना डिले होता है वो डील हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हमने भी हमारी नेगोशिएटिंग पोजीशन और मजबूत करते आ रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, राइट। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इंडियन जो अर्थव्यवस्था को कुछ नुकसान पहुंचा सके। और मार्केट का ऐसा रिएक्शन बहुत ओवर रिएक्शन है। और ये मैं क्यों बताऊं आपको कि इसके जिम्मेवार कौन है। हम एज यूजुअल हर चीज के ऊपर एफआई का आंकड़े, आज भी कोई भी न्यूज चैनल को उठाइए, यूट्यूब पे या जो भी चैनल है, मार्केट करेक्शन का रीजन फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे एफआई की 2000 करोड़ की बिकवारी, राइट। मगर ये बात देखिए हमारे जहन में आ चुकी है। जैसे मुझे पता नहीं आपको पता है कि 50 साल पहले हर चीज को हम फॉरेन हैंड बताते थे। इंडिया में हाँ। कुछ भी हो तो एक फॉरेन हैंड का जिक्र किया जाता था, वो सीआईए था, ये वो था, जो भी। ऐसी बात हो रही है कि हर चीज को हम अभी एफआई की दिखा रहे हैं। मगर ये 2000 करोड़, 2000, 250 करोड़, ये वाली जो बिकवाली है, ये कोई ज्यादा बिकवाली नहीं है उनकी तरफ से। पिछले 18 महीने में जितना वो बिकवाली कर रहे हैं उससे इनफैक्ट कम है अभी। क्योंकि देखिए, अगर 2500 को इस महीने का आंकड़े मैंने देखा, तो अब तक करीबन 35,000 या 40,000 करोड़ की मैक्स बिकवाली हुई है नेट नेट फ्लोज में, राइट। तो इसका अगर महीने का ले लें और समझे कि ये होगा, तो ये जो बिकवाली हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इंडिया की जो भी उनकी मन में एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी यहाँ से बढ़कर थी, या आज हम 7% 8% बाद अगले साल 6.25% की बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड था दाम में। और पहले जो एफआईएस भर भर के आ रहे थे 18 महीने के पहले, लास्ट सितंबर 2024 के पहले, वो इस उम्मीद में कि इंडिया एक चाइना प्लस वन में चाइना को सब्स्टिट्यूट करेगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की स्टोरी आगे बढ़ेगी, पीएलआई भयंकर सक्सेस होगा। और जो ट्रेड डील का ना होना और 50% का टैरिफ लगना, उसमें एक डाउट आ गया कि क्या इंडिया उस तेजी से बढ़ पाएगी। और उस हिसाब से उन्होंने वैल्यूएशंस को वापस देखा कि महंगे लग रहे थे, और उसलिए एक सेक्शन ऑफ एफआईएस बेचते आ रहे वही है। और अभी भी देखिए, इस जनवरी से अभी तक ऐसा कोई पैनिक रिएक्शन नहीं है एफआईएस में। ये 2-3 हजार करोड़ की बिकवाली को, उनकी टोटल इंडिया में निवेश $800 बिलियन है। और इसमें ये क्या है, ये राउंडिंग ऑफ एरर है। तो एफआईएस की बिकवाली जो है वो रहती रहेगी। वो कब पॉजिटिव में बदलेगा वो हमारी अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड है। शायद पॉजिटिव बजट के रिफॉर्म्स के कुछ आंकड़े देखकर वो आएंगे, वो बात अलग है।
सेकंड, तो फिर कौन है जिम्मेवार इसका, इस करेक्शन का, इस पैनिक रिएक्शन का? राइट, जैसे मैंने कहा ओवर रिएक्शन है। तो पहले जिम्मेवार, जो कम जिम्मेवार है मगर पहले जिम्मेवार है, डीआईएस। और ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि हर रोज वो भी 4,000-5,000 करोड़ खरीद रहे हैं। राइट, तो फिर मैं क्यों उन्हें जिम्मेवार बुला रहा हूं? क्योंकि अगर लास्ट ईयर की बात करें, टोटल 2025 में एफआईएस ने बिकवाली की थी करीबन क्या कह रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ या 2.25 लाख करोड़। और डीआईएस ने लास्ट ईयर खरीदारी की थी 8.25 लाख करोड़। कितना? 8.25। यानी एफआई की बिकवाली के माफिक उन्होंने 4 या 5 गुना बाइंग किया। इसलिए आपको लार्ज कैप में थोड़ा बहुत डबल डिजिट रिटर्न मिला, मिड कैप में 5-6 और स्मॉल कैप में तो नेगेटिव हुआ, क्योंकि वो भी लार्ज कैप ही खरीद रहे थे। मगर दैट मीन्स डीआई बाइंग इतना भयंकर था ओवर रमो एफआई की सेलिंग। आज की स्थिति में इस महीने की बात करें तो ये 35,000 से 40,000 दो एफआई की बिकवाली है, तो 45,000 से 50,000 की ही खरीदारी है डीआईएस की। मैं कह रहा हूं कि वो जम के खरीदारी नहीं कर रहे हैं और उसके लिए रियल कारण है, वो पैनिक नहीं कर रहे हैं। डीआईएस क्यों खरीदारी नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त में जब अर्निंग सीजन की शुरुआत हुई है और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक इवेंट जो बजट के नाम पर है अगले रविवार को, तो उसके पहले क्यों अपना हाथ दिखाए? उसके पहले क्यों जाके सेक्टर को चुने? उसके पहले क्यों जाए स्टॉक को चुने? अब सबके क्या है? कुछ भी नहीं। 200 कंपनी की अर्निंग्स आई होगी अभी तक। तो बात ऐसी है कि वो जो दिसंबर एंड तक उन्होंने खरीदारी करी, दिसंबर 15 से मेरे ख्याल में उन्होंने थोड़ा कम खरीदारी किया। उसके बाद जो कैश बैलेंस बिल्डअप कर रहे हैं ताकि जैसे अर्निंग सीजन में क्लैरिटी आए और बजट की क्लैरिटी आए, वो जाके खरीदे जो स्टॉक्स की फ्यूचर 3-5 साल के लिए अच्छा दिख रहा है, तब खरीदेंगे। और उन्होंने ढेर सारे लार्ज कैप भी खरीदे हैं जो एफआईएस ने बेचा, उसको भी वो सेल करके खरीद सकते हैं। तो अभी वो हाथ नहीं दिखा रहे, इसलिए वो जम के खरीद नहीं रहे हैं। जो भी बिकवाली हो रही है एक लेवल पर ही रहा है। तो पहले जिम्मेवार वो है, क्योंकि उन्होंने पूरा ताकत नहीं दिखाया मार्केट को सपोर्ट करने में। पर जैसे मैंने कहा वो लॉजिकल है और रैशनल है। मगर इससे ज्यादा जिम्मेवार है कौन? नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक प्लेयर्स, रिटेल प्लेयर्स जो स्पेकुलेटर होते हैं या ट्रेडर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं। वो इस जियोपॉलिटिक्स से डरे मार्केट में बेच रहे हैं और खरीदने वाला कोई नहीं, क्योंकि डीआईएस अपना हाथ अभी बांटने वाली है। तो चीज ऐसी है कि हमारी जो ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो इस जियोपॉलिटिक्स से रिएक्ट कर कर बेच रहे हैं और फिर रो भी रहे हैं कि अरे नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। अरे आप जाके बेचोगे, स्पेशली स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक में बिकवाली थोड़ी भी होती है तो दाम भयंकर गिरता है। तो यह है मेन कारण कि एक रिटेलर, और मैं नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर कहूंगा, खाली रिटेल को मैं दोषी नहीं मानता हूं, इवन एचएनआईएस भी रिएक्ट कर रहे हैं यहां पर। तो उस चीज ही एक ओवर रिएक्शन है। तो और इस चीज में जब भी ये 4-5 हजार करोड़ की डीआई जो खरीद रहे हैं, ये बहुत सोच समझ के, जहां पे बहुत गिरावट हुआ है उसी को जाके लपक के खरीद रहे हैं, ताकि क्योंकि दही वो बाय लो सेल हाई होता है ना मार्केट की एक अस्तित्व, तो उसको वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं और फ्यूचर में वो जरूर उनको लाभ आएगी। तो म्यूचुअल फंड निवेशक इस समय में बहुत उनको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जो भी एसआईपी वो जारी रख रहे हैं म्यूचुअल फंड में, और फंड उसके यूज पे जो भी थोड़ा बहुत गिरे हुए स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, यही उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, मेरे ख्याल से अभी दिसंबर की जो आंकड़े जनवरी 10 को भी आई थी उसमें कोई गिरावट नहीं, इनफैक्ट स्टडी है। एसआईपी फ्लोस 30,000 पार कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में यही है मेरी समरी कि ये रिएक्शन है एक नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जिसके पास ज्यादा रिसर्च जानकारी कुछ नहीं है, जो सेंटिमेंट के ऊपर मार्केट में खरीदारी कर रहा है, उसी का एक रिएक्शन अभी मार्केट में दिख रहा है। और ना एफआईएस अभी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ना डीआईएस भी जम के सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अब इंतजार करना होगा जब डीआईएस पूरी तरह से अपना खरीदारी शुरू करेंगे, वो आके मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। और जियोपॉलिटिकल सेंटिमेंट अगर थोड़ी फेवर में बदलती है तो ये शायद रिटेलर्स भी आके वापस जाके खरीदारी करेंगे। और एफआईएस की बात तो अलग है, उसको उनको वैल्यूएशन की सपोर्ट की जरूरत है इंडियन मार्केट में, वो अलग चीज है। तो वैल्यूएशन की सपोर्ट मतलब क्या सपोर्ट सर? मतलब 1.5 साल तो हो गए, मतलब 2024 में समझ में आ रहा था वैल्यूएशन का खतरा, पर ये बीते 1.5 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर क्या अभी भी वैल्यूएशन जो है वो चिंता का विषय है? बिल्कुल,
इनफैक्ट सेबी के चीफ या होल टाइम मेंबर ने भी बात किया था कि अभी भी हमारी मार्केट कैप टू जीडीपी, जो एक ब्रॉड वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, मार्केट कैप टू जीडीपी 130% पे है। ये कोई सस्ती वैल्यूएशन नहीं है। ऑफ कोर्स सेपरेटली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप देखो तो डिफरेंट स्टोरीज है, बट अभी भी इवन लार्ज कैप की वैल्यूएशन हमारी 5 साल की एवरेज से करीब है, बस दैट्स ऑल। मगर मेरे ख्याल में ये वैल्यूएशन क्यों प्रॉब्लम है बताऊं मैं, ये खाली हमारी लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन की बात नहीं है जो टाइम करेक्शन से सीधा हो रहा है, ये बाकी देश के कंपैरेटिव वैल्यूएशन से बात उठती है। कभी भी चीन का मार्केट बहुत सस्ता है हमारे खिलाफ, और चीन के जो एक स्टिमुलस और ग्रोथ से जो फ्यूचर में वहां पर इंप्रूवमेंट हो सकती है, वो बहुत उनके लिए बेहतर दिख रहा है कंपेयर टू इंडिया। तो ये बात है कि उनके मन में इंडिया एक स्टॉक है, और हर स्टॉक का एक पी रेशो होता है। तो इंडिया का एक 130% ऑफ जीडीपी मार्केट कैप को देख लीजिए तो वो एक लेवल का है, और बाकी देश का कंपेयर करें, चीन का बहुत कम है मार्केट कैप टू जीडीपी। तो उस हिसाब से इंडिया की वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशन अभी भी महंगी है, मगर उस हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने वाली चीज ईपीएस ग्रोथ है। क्योंकि अगर ग्रोथ उम्मीद से बेहतर आई तो डेफिनेटली ये वैल्यूएशन भी जस्टिफाई हो जाती है, क्योंकि तब वो पीईजी रेशो मन में आता है। क्या है वो? प्राइस टू अर्निंग्स विथ ग्रोथ पोटेंशियल। पी रेशियो खाली वो ट्रेलिंग पी या 1 ईयर फॉरवर्ड पी को लेकर पी लेते हैं, मगर जो पीजी रेशियो है वो 3 4 5 साल की ग्रोथ को फैक्टर इन करके रेशियो को देखता है। क्योंकि कई बार ऐसी होती है कि जब तेजी से इकोनॉमी बढ़ रही है तो आज के दिन की अर्निंग्स देखकर उसको डिसीजन लेना सही नहीं होता है, फ्यूचर को भी डिस्काउंट करना है। मगर आज के दिन में वो फ्यूचर भी यही 7% का जीडीपी ग्रोथ दिख रहा है ना, उसमें एक जीडीपी में बढ़त या अर्निंग्स सीजन में, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो भी कार्रवाई ली है लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स कट, जीएसटी कट, आरबीआई का रेट कट, इनका इंपैक्ट अभी तक नहीं दिख रहा है इकोनॉमी में। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इनफैक्ट थोड़ी स्लो डाउन हुई है लास्ट क्वार्टर में। तो अभी ये सब इस साल में उम्मीद है कि आएंगे। कुछ एनालिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि इन लार्ज कैप का अर्निंग्स ये FY 26-27 में 13-14% तक बढ़ सकता है। तो ऐसी बात है तो डेफिनेटली वैल्यूएशन जस्टिफाई होगी, मगर पहले वो अर्निंग्स को आइदर इन दिस क्वार्टरली अर्निंग्स या फिर एटलीस्ट गाइडेंस में कॉर्पोरेट्स को बताने की जरूरत है कि मेरी फ्यूचर अच्छी दिख रही है, भविष्य में मेरे ऑर्डर बुक अच्छा है, बढ़ रहा है, वो खबर आएगी तो भी काफी है। बट कुछ ना कुछ जो ये हमारी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करे, ऐसी खबर डेफिनेटली जरूरी है। और उसके अलावा एक जो बड़ी ट्रिगर है यूएस ट्रेड डील। और ये यूएस ट्रेड डील क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 40% FIIs जो इंडिया में निवेश करते हैं बाय वैल्यू अमेरिका से है, तो नेचुरली उनको अमेरिका से हमारी संबंध, हमारी क्या बिजनेस बढ़ सकती है अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हुए, वो सब एक इंपॉर्टेंस रखती है। तो मेरे ख्याल में एक अर्निंग सीजन की एक रिवाइवल ऑफ अर्निंग्स दिखना है, और सेकेंड ट्रेड डील लाना, ये दोनों FIIs की वापसी में हाथ देंगे। अर्निंग सीजन से थोड़ा वापसी हो सकता है, मगर ट्रेड डील होने से थोड़ी तेजी से और भी बड़ी वापसी हो सकती है। मगर वो एक इवेंट है, वो कब होगा मेरा अगला सवाल वही है सर कि जरा ये मतलब ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब स्टेटमेंट उतना मतलब उत्साह भर नहीं पा रहे हैं। अभी दावोस में ट्रंप साहब ने इंडियन मीडिया से सवाल पूछने बोला, वेरी गुड फ्रेंड, वह पुरानी बातें वही, बहुत अच्छी डील होने वाली है, पर वो उसको लेकर के ना कोई बात क्लैरिटी है ना कुछ है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ऐसा लगता है कि तलखी भी काफ़ी बढ़ गई है। कुछ दिन पहले जो स्टेटमेंट आया कि PM साहब ने फ़ोन नहीं किया इसलिए ट्रंप साहब थोड़े से नाराज़ थे, वो आपने भी स्टेटमेंट देखी। तो ये जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं यूएस से आती हैं, उसको लेकर के इन्वेस्टर भी कंफ्यूज होता होगा ना सर? नहीं, डेफिनेटली, और मेरे ख्याल में ये इतनी जल्दी नहीं होगी। क्यों कह रहा हूं ना, इस बीच में आपने देखा और एक खबर आई थी जो आपने मेंशन नहीं किया कि इंडिया ने अमेरिकन कॉर्न के ऊपर 30% टैरिफ लगा दिया है। हाँ। तो वो तो नेचुरली उन्होंने चिट्ठी लिखी डोनाल्ड ट्रंप को कि सर इंडिया ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, प्लीज आप जाके उनको बात के। और वही जो सेनेटर ने चिट्ठी लिखी वो इंडिया में आके भी मिला हमारी टीम से अभी 2 दिन पहले। तो वो की बात नहीं है ना, वो अमेरिका के ऊपर हम टैरिफ हटाने को कोशिश करें तो हमने काउंटर टैरिफ लगा दिया। तो मैं कहता हूं कि ये ट्रंप के जो इंटरव्यू थी कोई एक न्यूज चैनल के साथ, ये सब पानी में लिखने की तरह होती है। पूछे तो बात ऐसे कह देते हैं। ये एक्चुअली ट्रंप लेवल की बात नहीं है। ये है कि
अमेरिका को इंडिया को एक्सपोर्ट करना है टू आवर मिडिल क्लास, एंड द ओनली प्रोडक्ट जो उनके मन में दिख रहा है जो कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड वो बना सकते हैं वो एग्रीकल्चर, क्योंकि वहां पे मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भयंकर हुआ है। इसलिए क्या हर प्लांट तब 10,000 एकड़ का फार्म होता है तो सब कॉस्ट आपको लेबर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, तो बहुत सस्ते में वो बना सकते हैं। तो इसलिए वो एक्सेस ढूंढ रहे हैं और वो एक्सेस हम किसी हाल पे नहीं दे सकते। ये पॉलिटिकल सुसाइड होगा किसी गवर्नमेंट ने उसको दे दिया तो, इम्पॉसिबल है। तो ये बहुत एक रेड लाइन है जिसका सोल्यूशन आसानी से नहीं दिख रहा है सामने। तो उसकी उम्मीद रखकर निवेश करना आज के दिन में इट्स नॉट गुड। अगर आपकी लंबी अवधि है तो आप रिस्क ले सकते हो, मगर वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, बिकॉज एक ट्रम्प का पॉजिटिव स्टेटमेंट कल कोई जूनियर उधर उधर कुछ और लिखेगा तो उसका नेगेटिव सेंटिमेंट होगा। तो इसके बेसिस पे हमें निवेश करना ये करना उचित नहीं होगा। ट्रेड डील को रख लीजिए एज ए इवेंट, ब्लैक स्वान व्हाइट स्वान जो भी नाम देना दीजिए। जब होता है तो छपड़ फाड़ के एफआईआर वापस आएंगे, मार्केट दौड़ेगी, पर वो कब होगा ना आप जानते हैं ना मैं जानते हैं ना कोई जानता है, क्योंकि हम भी बहुत इसमें क्या कहते हैं एक फर्म स्टैंड लिया है और पैरेलली हम यूरोप के साथ यूनियन के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉट जस्ट बायलैटरल ट्रेड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और जो कि शायद 27 जनवरी को बजट के पहले ही अनाउंस होगी। अब वो वाली डील एक नेगोशिएटिंग के लिए अच्छी है, हमारे लिए एक डिफेंसिव डील है। मैं नहीं उम्मीद करता हूं कि वो इतना हमारे अर्थव्यवस्था को बदलेगा, वो नहीं है, मगर फिर भी साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है अमेरिका को भी ये बताना कि भाई हम खाली तेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, हमारे लिए बहुत सारी देश है। इन सब चीजों में पॉलिटिकली और नेगोशिएशन में ये काम आएगी और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ मीडियम टर्म में ये अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि आज के दिन में देखिए हमारी ट्रेड विथ अमेरिका 190 बिलियन 200 बिलियन के करीब है, और विथ यूरोपियन यूनियन कुल मिला के 150 या 160 बिलियन है। तो रफली वो है, मगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अमेरिका का जरूर बेहतर है कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन, जो अपनी अभी रिसेशन के दर से बाहर की है, और यू के बाहर यूके देखो तो वो तो खराब स्थिति में है। तो ये यूरोप का भी ग्रोथ मॉडल पे आना वापस आना टाइम लगेगा। तो लॉन्ग टर्म में ये डील अच्छी होगी, मगर शॉर्ट टर्म में इसका कोई अर्थव्यवस्था में ज्यादा फायदा मैं नहीं देख रहा हूं। मगर एक जैसे कि पॉलिटिकली और एक नेगोशिएटिंग टेबल पर यूएस को बताना, क्योंकि नेगोशिएशन दो टीम्स के थ्रू हो सकती है जब दोनों मजबूत हो, तो ये इंडिया की मजबूती दिखाता है। और यूएस की तरफ से भी शायद डिस्कशन में वो भी मान लेंगे कि इंडिया थोड़ी भीख मांगने की जगह में नहीं है, हम भी अपना स्टांस ले रहे हैं, मगर डील डिले होगा। मगर एक बात फाइनली मैं कहूंगा यहाँ पर, मेरे मन में जितना डिले होता है वो अच्छा है, क्योंकि तभी यूएस भी रियलाइज करेगी कि इंडिया डिस्परेट नहीं है और कुछ ना कुछ एक हाफ वे मीटिंग पॉइंट में आकर हम मिल सकते हैं। जब होता है होने दो, अभी उसमें अभी जैसे कि मार्केट का भी ध्यान उससे हट गया है इफेक्टिव। सर अभी आपने यूरोप की बात की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बात की, और 27 तारीख को इसको लेकर के मिलेंगे सब लोग। लेकिन इन सब के बीच में सर ये यूरोपियन यूनियन ने जीएसपी जो अपना जीएसपी एक्सपोर्ट बेनिफिट्स था, पता नहीं आपने वो खबर देखी कि नहीं, उसको सस्पेंड कर दिया है सर। और इससे एक्सपोर्ट को और ज़्यादा जो है प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई देगा। ये क्या फिर ये मतलब इसको हम कैसे देखें सर इस खबर को? क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? क्योंकि एक तो हम एक्सपोर्ट के फ्रंट पे वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, एक अब यहाँ पर ज़्यादा टैरिफ फ्री से, तो वो कितनी दिक्कतें होंगी, खासतौर से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जहाँ पे इंडिया को थोड़ा फेवर में दिया था उन्होंने। बट क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन हो गया तो जीरो टैरिफ मान लीजिए। वंस ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया तो ये सब बातें उतनी आसान ऐसा नहीं रखती। तो मेरे ख्याल में जीरो फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट हो गया तो ये सब बातें हट जाएगी और एक्सपोर्ट को जरूर बूस्ट मिलेगा। मैंने ये भी रिपोर्ट पढ़ा था, करीबन 83% हमारे जो यूएस को जो एक्सपोर्ट्स जाते हैं उन्हीं इंडस्ट्रीज को यहाँ पे बेनिफिट भी मिलेगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि कम से कम यहाँ पर कोई ना कोई समस्या जो है आती हुई ना दिखाई दे। अब सर अभी और कोई इंटरनेशनल खतरा दिखाई दे रहा है या फिर मतलब बाकी फिर हम घरेलू फ्रंट पे आते हैं, क्योंकि बजट है, बजट पे भी आपसे 10-15 मिनट बात करनी है। तो अभी इंटरनेशनली और कोई बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है क्या सर आपको? आपके पास फोन नंबर है तो डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगा दीजिए।
मुझे वो लगा कि जाने देखिए, अभी ग्रीनलैंड का मसला ठीक होगा, वो ईरान के ऊपर कुछ बात कर रहा है। हाँ। Right? तो वो हर रोज बैठ के इस तरफ से उठता है कि उस तरफ से उठता है, उसके बेसिस पे कुछ होता है। तो ये कोई नहीं कह सकता, अगले 3 साल है उसके टर्म को खत्म होने में। तो हम चैन की नींद मेरे ख्याल में जियो पॉलिटिक्स में नहीं लेने अगले पा रहे हैं। इलेक्शन की जो 3 साल के लिए नहीं सोचते। वो ऐसा व्यक्ति है जो हर वक्त एक बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस एक चीफ बिजनेस ऑफिसर की तरह बिहेव करता है, और हर चीज में वो डील का नेगोशिएशन के लिए एक बहुत शेर की तरह गजरता है, और फिर उसके बाद डील करता है। वो इसकी टैक्टिक है, डराना फिर डील करना। तो ये जारी रहेगी। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि अगले अगला बार उसका कहाँ पे हो, कैसे होगा। तो अब अच्छा अच्छा आपने याद दिलाया, अभी आपने कहा कि कुछ भी कर सकते हैं। अभी जो एक खबर आई सर, फ्राइडे के सेशन के अंदर आई थी, और उसके बाद हमने देखा अदानी ग्रुप के शेयर बुरी तरह टूटे। क्या मतलब कहीं ऐसा लगता है आपको बैकडोर से कि ये भी एक मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या, कि मतलब सब कुछ मामला सेटल होने के बाद अब फिर से सम्मन अदानी को भेजा जाएगा और उसके लिए भेज दिया गया है, नहीं भेजा गया है? बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट रहा फ्राइडे के सेशन में, और फिर 10% 12% की गिरावट भी देखने को मिली। तो ये सब चीज़ें क्या इंडियन कॉर्पोरेट्स को निशाना बनाया जाएगा, या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरे मेरे समझ में थी कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को परमिशन पूछा था थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स कि हमें मिस्टर अदानी को उधर इंटरागेट करना है। तो हमने यहाँ से कुछ उसका जवाब नहीं दिया कि हम नहीं अलाउ करेंगे, ऐसा जवाब दिया है। तो इसलिए उन्होंने अपने कोर्ट में जाकर डायरेक्टली बाईपासिंग इंडियन गवर्नमेंट को अदानी मिस्टर अदानी को उधर बुलाकर इसकी एक मांग की है। अब देखते हैं कि ये कोई उनकी तरफ से पॉलिटिकली एक्शन नहीं है, ये उनकी प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस के अंदर ये खबर आती है तो इंडिया में रिएक्ट होता है। तो ये एक, मैं कहूंगा कि नीजक रिएक्शन है। ऐसा कोई ये चाल नहीं है उनकी तरफ से कि इंडिया को नेगोशिएट करने के लिए। वो हम लोग लाइव शो कर रहे थे फ्राइडे को, तो बहुत लोगों की टिप्पणियाँ आई, तो मैंने कहा ये आपसे ही पूछ लूँ, आपसे बेहतर कौन उत्तर देगा इसको लेकर के। तो इसको ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चलिए अब आते हैं अपने घरेलू फ्रंट पे सर। घरेलू फ्रंट पे बजट पे अगला सवाल करूं उससे पहले, अभी तक के जो क्वार्टरली नंबर हैं, जो उम्मीदें थी हमारी मतलब इस क्वार्टर से, उस लेवल के तो नहीं आ रहे हैं। मतलब शायद एक्सपेक्टेशन क्या ज़्यादा थी, क्या कैसे देख रहे हैं आप अभी तक के जो नंबर आए हैं? नहीं, एक मैं कहूंगा एक्सपेक्टेशन की गलती रही है कि सबको पता था कि लेबर कोड का इम्पैक्ट होगा इस पीरियड में, मगर किसी भी एनालिस्ट ने सही तरह से उसको डालकर रिवाइज डाउन नहीं किया अर्निंग्स को, एक्सपेक्टेशन को। क्योंकि ऐसी खबर अगर पहले ही करते तो बहुत एक नेगेटिव व्यू बन जाता। ज्यादातर मैं फॉरेन ब्रोकर्स की बात कर रहा हूं जो बड़े दिग्गज कंपनी एनालिस्ट थे, और मगर सबको पता था, हर कंपनी से जाके पूछते उनको पता है कि लेबर कोड का प्रोविजन बनाना ही है इस क्वार्टर में। तो ये एक वन टाइम इफेक्ट था। तो मेरे ख्याल में डिसअपॉइंटमेंट है, मगर डिसअपॉइंटमेंट उतना नहीं होता अगर आप देखें अर्निंग्स को बिना ये लेबर कोड के इंपैक्ट को, राइट। तो फर्स्ट मैं गलती नहीं कहूंगा, ये शायद एनालिस्ट को जो कंसेंसस पहले बनाते हैं ना अर्निंग्स के पहले, वो ये प्रॉपरली फैक्टर करना था और दिखाना था कि एक्चुअल अर्निंग्स इस क्वार्टर में गिरेगी, लेबर कोड का इंपैक्ट। बट किसी ने ऐसा दिखाया किया नहीं, उसके क्यों नहीं किया वो उन्हीं को पता। बट मेरे ख्याल में ऐसे करते तो आज डिसअपॉइंटमेंट इतना नहीं होता। बट उसके बावजूद डिसअपॉइंटमेंट तो है, ये तो मैं मानता हूं। और इसका कारण है कि जो सेक्टर्स में देखिए अभी तक अर्निंग्स अभी बहुत आना बाकी है, और मुझे खास करके ऑटो की अर्निंग्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भयंकर सेल्स टॉप लाइन की ग्रोथ हुई है, क्या वो मार्जिन कंप्रेशन से हुई या मार्जिन को प्रोटेक्ट करके हुई है, वो मार्केट के मूड को बहुत बदला सकता है। बिकॉज देन एक जेन्युइन डिमांड की बात कर सकते हैं। अगर नहीं मार्जिन कंप्रेस हुआ है, देन कंपनीज ने पुश करने की कोशिश की कि जीएसटी कट के ओवर डिस्काउंट भी देकर पुश किया है, यानी अभी भी कस्टमर खरीदने का मूड में नहीं है। ये खबर इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में पूरा ऑटो कंपनीज की जब अर्निंग्स आएगी और मार्जिन पे देखेंगे, और वहां पे भी लेबर कोड का जो भी इंपैक्ट अगर होगा तो टक देखना चाहिए, तब एक मायना लगा सकते हैं कि आने वाले दिन में जब ये जीएसटी का इंपैक्ट बाकी के कंजम्पशन के सेक्टर में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो कूलिंग रिलेटेड ड्यूरेबल्स का समर में होगा, वो डिमांड के एक आउटलुक बना सकते हैं। तो अभी तक बहुत जल्दी है इस पे एक डिसीजन लेना, मगर मानता हूं कि ओवरऑल इवन लेबर कोड के इंपैक्ट को हटाकर भी अर्निंग्स में उतना उत्साहित नहीं है जितना उम्मीद था कि इस क्वार्टर के टर्न अराउंड होगी।
वो नहीं है, बट लेट अस वेट, अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, और 2 हफ्ते मैक्सिमम मे बी फरवरी 15 तक आपको पूरा खुलासा आ जाएगा। ठीक। तो इंतजार करें और फिर डिसीजन ले इसके बारे में। तो आखिरी का जो second भी बात सर, मैं कहूँ जी, विपुल जी, हाँ, कि भले ही हेडलाइंस अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, एक्चुअल फंड मैनेजर्स को ये अर्निंग्स की डिसअपॉइंटमेंट की बात उतनी नहीं है जितना कि गाइडेंस की बात है। आपने भी एक दिग्गज कंपनी की अर्निंग्स डाउन थी, शुगर शेयर प्राइस बढ़ गया क्योंकि उन्होंने गाइडेंस अच्छा दिया था। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, मगर वो एक कंपनी थी ना जिसकी अर्निंग्स गाइडेंस डाउन थी, अर्निंग्स डाउन थी, पर बिल्कुल गाइडेंस बिल्कुल। दिया उन्होंने, राइट? तो तब उसकी शेयर प्राइस बढ़ी। तो फंड मैनेजर्स का भी कोशिश ये है कि फ्यूचर की एक लाइन ड्रॉ करूं इस अर्निंग सीजन की, जो एक कॉन कॉल होती है कंपनी के साथ। तो ध्यान मेरा भी उसी पर होगा कि कंपनियां क्या कह रही है इस आने वाले साल के बारे में, उनकी आउटलुक, उसके बेसिस पर ही ये डिसीजंस लिए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक को खरीदना या ना खरीदना। तो इसीलिए अर्निंग सीजन इंपॉर्टेंट है, मगर अर्निंग्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये बात है यहाँ पर। और जो है सर, अगला चूंकि बचे हुए जो समय बचे हुए हैं उसमें अब बात आपसे करना चाहेंगे बजट को लेकर के। सबसे बड़ा इवेंट और साल का, हम लोग जैसे लोगों के लिए भी, जो लोग की बिजनेस को काफ़ी टाइम समय से देखते हैं, फाइनेंस को देख रहे हैं, आपके लिए भी क्या उम्मीदें हैं? एक तो ये कि इस बार पहली बार काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हो रहा है, बजट को लेकर के एक उदासीनता सी दिखाई दे रही है ट्रेडर्स में और तमाम लोगों के। आप एक्सपर्ट से भी बात कीजिए, कोई ज़्यादा उम्मीदें लोगों की है नहीं। ये जो उदासीनता है, इसकी उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या है, पहले जीएसटी कट हो गया इसकी वजह से, या किस वजह से? आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है बजट को लेके? मैं आता हूं, उसके ऊपर बाद में आता हूं। पहले ये उदासी क्यों मैं बताता हूं। उदासी के कारण है कि अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो है गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटेटिव आंकड़े, अप्रैल टू नवंबर के आए हैं। उसमें 3-4 चीज साफ सामने दिख रहे हैं। पहली चीज कि गवर्नमेंट ने जो 9.9% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद की थी, वो 9% से नीचे आई है। तो यानी ओवरऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो 10% के करीब बढ़त होना था, मगर 9% ही आई है। दैट्स नंबर 1, एक डिसअपॉइंटमेंट जो पहले भी लोगों को मन में था बट दिखा है। सेकंड बात है कि अगर वो 9% के नीचे भी 8.5 से 9 तक नॉमिनल जीडीपी की बढ़त हुई है, तो अर्निंग्स का बढ़त उतना नहीं हुआ है। कॉर्पोरेट डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, इनकम टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स का 3% ही बढ़त हुआ है, सॉरी 6% ही बढ़त हुआ है। और जीएसटी की बात करें तो खाली 3% बढ़त हुआ है, और ये कब? अब नवंबर तक, यानी जीएसटी कट के बाद 45 डेज का इंपैक्ट है इसमें, राइट? तो डेफिनेटली रेवेन्यू कलेक्शंस, एक नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ ही कम है तो रेवेन्यू कलेक्शन उस हिसाब से भी कम होनी चाहिए थी, मगर उससे भी ज्यादा कम दिखे हैं। मगर फिर भी फिस्कल डेफिसिट उतना खराब नहीं दिखा अप्रैल टू नवंबर वाला। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिला। रिजर्व बैंक ने 2.25 लाख करोड़ के डिविडेंड दिलवाकर, और पीएसयूज की भी डिविडेंड उम्मीद से या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दिलवाई गई। तो कैपिटल रिसीट्स आके बेल आउट कर दिया है ये अप्रैल टू नवंबर का सिनेरियो को, नंबर 1। सो सेकेंड पॉइंट ये है कि एक्चुअल अर्निंग्स ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, इनकम रिसीट्स ग्रोथ गवर्नमेंट का। तीसरी बात जो है कि गवर्नमेंट ने कैपेक्स को जारी रखा है, यानी जो भी 11 लाख करोड़ 11.5 लाख करोड़ के उस हिसाब से वो खर्चा कर रहे हैं, कम नहीं किया है, ये अच्छी खबर है। मगर उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम भयंकर करवा दिया, इसीलिए अप्रैल टू नवंबर का फिस्कल डेफिसिट ठीक लगा। और ये कि उदासी इससे आती है कि अब नवंबर के बाद पूरा जीएसटी कट का इंपैक्ट दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का होगा। तो कितना रिसीट्स और घटेंगे प्रोपोर्शनली, वो नंबर 1। सेकेंड, इनकम टैक्स और डायरेक्ट कॉर्पोरेट टैक्स की आंकड़े कैसे होंगी, ये डाउट। तीसरी बात है कि इसके बावजूद अब क्या गवर्नमेंट 4.4% फिस्कल डिफिसिट को मीट कर पाएगी? अब एफआईएस से पूछे, उनके पास डाउट है, मगर डीआई से पूछे, वो कॉन्फिडेंट है, और मैं भी कॉन्फिडेंट हूं
कि गवर्नमेंट अचीव कर लेगी जो प्रॉमिस किया था, क्योंकि अगर नहीं किया तो वो भयंकर नेगेटिव होगा रेटिंग एजेंसीज की आंखों से, और नेचुरली एफआईआईस और एफडीआई फ्लोज के लिए उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। तो मगर मेरा मानना है कि उम्मीद करेंगे, और किस कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को और भी काट देंगे इस 5 महीने में। यानी डिपार्टमेंट से कहेंगे कि भैया आपको जो खर्चा करना है उसको अगले साल को पोस्टपोन कीजिए, इस साल खर्चा मत कीजिए। और उसका इमीडिएट इंपैक्ट आपको अर्निंग्स पे दिखेगा प्राइवेट सेक्टर की, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर की अर्निंग्स में ही दिखता है ना सामने। तो नेचुरली ये इमीडिएट अर्निंग सीजन के लिए वो नेगेटिव होगा अगर गवर्नमेंट खर्चे का टैप को बंद करती है, रेवेन्यू का खर्चा में भी कैपेक्स का जारी रखेगी बट रेवेन्यू का कम करेगी। तो ये सब चीज के लेकर अब एक वेट एंड वॉच मोड में आ गए हैं बजट के बारे में कि ये सब का खुलासा, क्योंकि अप्रैल टू दिसंबर का नंबर भी आपको बजट के दिन ही आएगा। तो किसी के मन में नहीं है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस साल की रिपोर्ट कार्ड कैसे दिखने वाली है, नंबर 1। अब उदासी अबाउट द फ्यूचर, नेक्स्ट थिंग बजट में क्या है, एक है रिपोर्ट कार्ड ऑफ द करंट ईयर, सेकंड अगले साल के लिए प्रोजेक्शन। अब इस साल अगर 9% कम एक्चुअल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हुई तो अगले साल के लिए प्रोजेक्शन में क्या नंबर उठा के गवर्नमेंट चलेगी, बिकॉज पिछली बार 10% उठा के की कैपेक्स को फ्लैट रखा था उस पहले साल से लास्ट ईयर में, और उसको उन्होंने इनकम टैक्स के जरिए लोगों के हाथ में पैसा दिलवाया, फिर ड्यूरिंग द ईयर जीएसटी कट भी करा दिया। अब अगले साल के लिए नेचुरली वो एक्सपेक्ट करेंगे कि कंजम्पशन बूम होगी, फुल ईयर इंपैक्ट ऑफ जीएसटी कट से बूम होकर वो रेवेन्यू लॉस जो परसेंटेज टर्म्स में हो रहा है वो वॉल्यूम से आकर कॉम्पनसेट हो जाएगी। नेचुरली गवर्नमेंट ये उम्मीद को दिखाना ही होगा, ये डाउट नहीं है गवर्नमेंट। मगर क्या नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को लेकर चलेगी 8.5, 9, 9.5 या 10, और उस हिसाब से गवर्नमेंट के लिए स्पेंडिंग का रूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और वो स्पेंडिंग को वो क्या कैपेक्स में 11 लाख करोड़ से 12, 13, 14 लाख करोड़ लेके जाएगी, या फिर वापस मिडिल क्लास के हाथ में पैसा देने के लिए या इनकम टैक्स के जरिए या कुछ और के जरिए वो पास ऑन करती है। ये डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में है, और मेरा मानना है कि वो रूम नहीं होगा करने के लिए। तो देन व्हाट हैपेंस, तो इसलिए उदासी है कि ये सब अभी सोच है कि गवर्नमेंट किस तरफ जंप करने वाली है, क्या कंजम्पशन की ओर, या प्राइवेट कैपेक्स को सपोर्ट करने की ओर, या गवर्नमेंट कैपेक्स को कंटिन्यू करने की ओर। मेरे मन में एज अ कंक्लूजन मैं बताता हूं, मैं समझता हूं कि ये सब चीज को वो नॉर्मल लगते हुए वो एक रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट कराएंगे जिसका डायरेक्ट रेवेन्यू या फिस्कल इंपैक्ट नहीं होगा। ठीक, बहुत रिफॉर्म्स अनाउंस करेगी जिससे उत्साह बन सकती है मार्केट में, क्योंकि अब माहौल ऐसा है, जियोपॉलिटिक्स नेगेटिव है, यूएस ट्रेड डील नेगेटिव है, बहुत से प्रेशर्स है हमारे देश के ऊपर। तो उस चीज के लिए रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। और सेकंड, गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर रियलाइज कर दिया कि कंजम्पशन ही सबसे बड़ा ड्रैग कर रहा है इकोनॉमी को, इसलिए उन्होंने इनकम टैक्स कट फिर जीएसटी कट किया। उन्होंने समझ लिया कि एक्शन इधर होनी चाहिए। अब उसके साथ नेक्स्ट एक्शन जो होना चाहिए प्राइवेट कैपेक्स को सपोर्ट देने की। तो मेरे ख्याल में पीएलआई स्कीम और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पे पब्लिक सेक्टर कंपनीज का लैंड और उसको इस्तेमाल करके प्राइवेट कैपेक्स को जोड़ना और उनको बढ़ाना, क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपनी ताकत से करने के लिए एक लिमिट है, 11 लाख करोड़ से क्या 15 लाख करोड़ मैक्स कर सकते, मगर अगर प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स शुरू हो गया तो उसके लिए गवर्नमेंट ध्यान देगी, टैक्स बेनिफिट्स जो भी है कॉर्पोरेट्स को उस हिसाब से देने की, और इसलिए ये रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट होगा। तो ये है, और वो मार्केट के लिए अच्छी चीज होगी फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। चलिए ठीक सर, हाँ या ना में दो जवाब जानने। एक तो ये कि बहुत लोगों को में चर्चाएं हैं कि इतनी बुरी स्थिति है, एफआईआई जा रहे हैं, क्या सरकार इस विकल्प पर विचार कर सकती है कि एसटीटी या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टच करेगी, हाँ या ना? ना। चलिए, अच्छा अब ये बताइए कि अभी अगर कुछ खरीदने के लायक माहौल है, या अभी आपको यहाँ से और बड़ा गोता बाजार लगाता हुआ दिखाई दे रहा है? 1.25 साल हो गए, लोग काफ़ी परेशान हैं, अभी खरीदारी कर सकते हैं? एक बार जरा पीछे का थंब दिखा दीजिएगा सर को। ये अब शुरू करें खरीदारी, ये हमने आज का सर थंब दिया है कि बजट 2000, अब तो हालांकि 4 ही दिन बचे हैं, सोमवार को कल बाजार बंद रहेगा और उसके बाद से 4 दिन बचेंगे, बाकी फिर संडे को आपके साथ फिर बैठना ही है सर बजट के दिन। तो क्या लग रहा है सर आपको, अभी बाइंग करनी चाहिए या शांति से और करना है तो कौन से सेक्टर? सिर्फ 10 सेकंड में सर बता दें क्योंकि समय समाप्त हो गया। आंसर नो है, तो 10 सेकंड की जरूरत नहीं है, तो अभी नहीं खरीदना है? नहीं, बजट तक चुप बैठिए, बजट के बाद जैसा बजट आए उसके बाद निर्णय लें। यस।
चलिए सुनील सर, थैंक यू, धन्यवाद। और अगले रविवार को फिर आपसे मिलेंगे बजट के दिन, देखते हैं कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम हमारे दर्शकों को भी ये हम बता दें कि अगर आप लोगों ने कल यानी शनिवार को हमारा कार्यक्रम छोटे शहर ऊंची छलांग नहीं देखा है तो जाइए उसे देखिए। बहुत सारे छोटे शहरों पे बजट के आसपास भी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, उसको भी देखिए, अपनी टिप्पणी दीजिए। आपके कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मुझको अभी के लिए इजाज़त दीजिए, बाकी कल सोमवार को छुट्टी है, लेकिन हम लोग आएंगे आपसे मिलने के लिए, आपके लिए कार्यक्रम लेकर के। तो आप लोग गणतंत्र दिवस मनाइए और हमारे साथ मनाइए। मुझको फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।